लेक्चर में हम न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में पड़ा है तो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट की हालत में ही रहेगा, यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी पर अमल करे और उसे रेस्ट से मोशन में ले आए। इस तरह स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये भी बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा, यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी उस ऑब्जेक्ट पर अमल करे और उसे स्टॉप कर दे, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर ले। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इस तरह मिसाल से समझा जा सकता है कि फर्ज करें एक फुटबॉल है जो कि ग्राउंड पर रेस्ट की स्टेट में पड़ा है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट की स्टेट में ही पड़ा रहेगा। इस तरह अगर कोई फुटबॉल मूव कर रहा है तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए मूव करता रहना चाहिए। लेकिन आम मुशाहिदे में ये बात आती है कि फुटबॉल को जब किक किया जाता है तो थोड़ी देर मोशन के बाद वो फुटबॉल रेस्ट की स्टेट में आ जाता है। उसकी वजह एक्सटर्नल फोर्सेस होती है और वो फोर्सेस अर्थ ग्रेविटी की वजह से होती है या फुटबॉल और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से भी फुटबॉल थोड़ी देर मोशन करने के बाद स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। फ्रेंड्स, इसके बरअक्स अगर यही फुटबॉल स्पेस में मूव कर रहा हो, यानी कि कोई फुटबॉल को स्पेस में किक कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में मूव करता रहेगा, यहाँ तक कि कोई प्लेनेट या कोई स्टार या कोई ब्लैक होल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए और उसे अपनी तरफ खींच ले। सो स्टूडेंट्स, हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। आर्टिकल है 3.6.1 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं हम कुछ इस तरह से कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन, then it will remain in that state forever until an external force is applied on it. Friends, यहाँ पर आप लोग को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कि वो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहना चाहता है अगर वो पहले से रेस्ट में है, या वो हमेशा हमेशा के लिए मोशन में रहना चाहता है अगर वो पहले से मोशन में है। ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट की ये एक इनर प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक इनर्शिया होता है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट को चेंज कर ले। सो ये प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहलाती है। और फ्रेंड्स, यही वजह है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया।
स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि कोई फुटबॉल अगर रेस्ट की स्टेट में है और उस पर फोर्स लगाया जाए, उसको किक किया जाए, तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। इसका मतलब है कि फोर्स लगाने की वजह से उस फुटबॉल में या उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहती है कि ये एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये भी बताता है कि ये एक्सेलरेशन उस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। फर्ज करें अगर 10 न्यूटन फोर्स किसी फुटबॉल पर लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर उस फुटबॉल का मास 10 गुना कर दिया जाए, यानी कि फुटबॉल 10 गुना बड़ा कर दिया जाए, तो जब 10 न्यूटन फोर्स उस बड़े फुटबॉल पर लगेगा तो उसमें छोटे फुटबॉल की निस्बत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन कम होगी। इसको स्टूडेंट्स एक और मिसाल से इससे समझा जा सकता है कि एक शख्स एक कार को धकेलने के लिए उस पर फोर्स लगाता है और वही शख्स एक ट्रक को धकेलने के लिए उस पर फोर्स लगाता है। फर्ज करें कि वो शख्स 50 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो जाहिर है कि कार में एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और ट्रक में एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। आर्टिकल है 3.6.2 न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। If a force is applied on a body or on an object, then it produces acceleration in that body in its own direction। स्टूडेंट्स, ऑन डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर फोर्स धकेलने के लिए इस्तेमाल हो तो जाहिर बात है कि फर्ज करें ये फोर्स मेरे हाथ से इस मार्कर पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर इस मार्कर को खींचा जाए तो फोर्स इस तरफ प्रोड्यूस हो रही है और इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी इसी तरफ प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली इस तरह भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, बट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी का मास m है
और उस पर फोर्स F लगाई जाए तो उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में। लेकिन अगर इस मास को बढ़ा दिया जाए तो इसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन पहले की निस्बत कम होगी। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन, और जितना ज्यादा मास उतनी ही कम एक्सेलरेशन, या अगर मास बढ़ा लिया जाए तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। सो स्टूडेंट्स, इसको एक नोट की सूरत में भी लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स इन बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the force applied and inversely proportional to mass of that body। अब स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये दो मैथमेटिकल फॉर्म जो है इनको हम कंबाइन कर लें, 1 और 2 को कंबाइनिंग वन and 2 acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। अब स्टूडेंट्स, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k इज इक्वल टू 1। या अब इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, am इज इक्वल टू f या फोर्स इज इक्वल टू ma। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये इक्वेशन हासिल हुई, f इज इक्वल टू ma। लिहाजा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने का कहा जाए तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस तरह भी बता सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज f इज इक्वल टू ma, क्योंकि f इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझ लिया। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगाया जाए, फर्ज करें कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो किसी ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहती है कि जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर लगाएगा, उसके रिएक्शन में ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर उतना ही फोर्स लगाता है। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जबकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट ए अगर ऑब्जेक्ट बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर उसके रिवर्स डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है। अगर ऑब्जेक्ट ए 10 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट बी भी रिएक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। स्टूडेंट्स, इसको मिसाल से इससे समझा जा सकता है कि फर्ज करें आप फुटबॉल को पांव से किक करते हैं, तो अगर आप कम फोर्स लगाते हैं, फर्ज करें 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो आप 10 न्यूटन फोर्स को फुटबॉल की तरफ से एज अ रिएक्शन फोर्स अपने पांव पर महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप
बहुत जोर से फुटबॉल को किक करते हैं, जितना ज्यादा फोर्स, फर्ज करें 100 न्यूटन के फोर्स से आप फुटबॉल को किक करते हैं, तो एज अ रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एज अ रिएक्शन फुटबॉल भी आप पर 100 न्यूटन फोर्स लगाता है, और इसकी वजह से आप अपने पांव की उंगलियों पर उस फोर्स को वाज़ेह तौर पर महसूस करते हैं। अगर आप कम फोर्स लगाते हैं तो आपकी पांव की उंगलियों पर कम रिएक्शन फोर्स लगता है, लेकिन अगर आप ज्यादा फोर्स से फुटबॉल को किक करते हैं तो वाज़ेह तौर पर आप की उंगलियों पर उसका रिएक्शन फोर्स महसूस होता है। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आर्टिकल है 3.6.2 न्यूटन्स थर्ड लॉ। If a body A produce force F, फर्स्ट करें इसको हम नाम दे देते हैं फोर्स FAB ऑन बॉडी B, then body B produce reaction force FBA on body A, which is equal in magnitude but opposite in direction. That is FAB is equal to minus FBA. स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक और बात समझने वाली है, और वो ये कि जब भी बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है तो ये फोर्स न्यूट्रलाइज या कैंसिल नहीं होती। यानी कि आप लोग को मालूम है कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल मोशन में आ जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई दो फोर्सेस सेम ही ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही हो तब जाकर ये मुमकिन है कि वो फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले या कैंसिल कर ले। फर्ज करें ये मार्कर है, इस पर मेरे दोनों हाथों से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर ये फोर्स इस दो फोर्सेस जो इस एक मार्कर पर अमल कर रही है उसकी वजह से ये मार्कर मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही है और इन फोर्सेस का रिएक्शन या फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है। यानी कि ये फोर्सेस, इनका कोई मोशन नहीं है बल्कि ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। लिहाजा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर किसी सेम ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हो फिर तो उनका न्यूट्रलाइजेशन या उनका कैंसिल होना पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई एक फोर्स किसी दूसरे बॉडी पर अमल कर रही हो तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करती।
सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके डिटेल से समझा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 3.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक आप लोग न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन को बुक में स्टडी कर लें। फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही।